Hello, good morning everyone. Good morning, ma'am. In the last Good lecture, morning. okay. In the last lecture you have studied about composition scheme. So what do you mean by composition scheme? Hmm. See, you can say that it's a small, it is a simple and easy scheme for all under this law, small dealer, manufacturer, service provider can opt for this scheme. And for this scheme, reducing the burden of compliance, like less maintenance of books of accounts. Like if you are in composition scheme, no need to maintain the books of accounts. Less numbers of returns are there. Like you have to file your return like quarterly as compared to regularly. Because in regular you have to return your file like every month. Okay. So this is the who can opt for the composition scheme and who cannot opt for the composition scheme. For whom are there, like this is the point. Supply of services जिसका turnover last financial year में less than 50 lakh रहेगा, they can opt for the composition scheme. बट वो भी रेस्टोरेंट सर्विस में अल्कोहल नहीं आएगा, नॉर्मल रेस्टोरेंट रहेगा तो आ जाएगा, रेस्टोरेंट अल्कोहल नहीं आएगा. एंड इफ यू आर मेकिंग अ टैक्सेबल, इफ यू आर सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, यू कैन ऑफ फॉर द कंपोजिशन स्कीम. अगर आप नॉन टैक्सेबल गुड सप्लाई कर रहे हो, लाइक जैसे कि एग्जांपल अल्कोहल एंड ऑल, आप यहाँ पे नहीं आ सकते हो. एंड अगर इफ यू आर मेकिंग एनी ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट, आप लोग फिर भी कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते हो. कंपल्सरी आपको इंट्रा स्टेट ही सप्लाई करना है अगर कंपोजिशन स्कीम में आना चाहते हो तो. फिर हम लोग ने देखा था कि कंपोजिशन स्कीम में अगर लाइक और कौन नहीं आ सकता, अगर जो ई कॉमर्स कर रहा है ऑनलाइन फ्लिपकार्ट्स, लाइक हम लोग ने डिस्कस किया था. फिर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हम लोग ने डिस्कस किया था. कैजुअल पर्सन मतलब, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब जो फ्रीलांसर है, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस फिक्स नहीं है, तो वो लोग के लिए क्या, वो लोग यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते हैं. अगर आप नॉर्मल की बात करोगे जिसको कंपोजिशन स्कीम में आना है, तो वो लोग का टर्नओवर लिमिट क्या होगा, लेस देन 1.5 करोड़ है. अगर ये इट वाज बिफोर 1 करोड़, बट फ्रॉम विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 इट्स इंक्रीज टू 1.5 करोड़. एंड टर्नओवर फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की अगर आप बात करोगे तो 75 लाख है. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इज लाइक, यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे 8 स्टेट है, ये सब नॉर्थ में है. अगर आप इसमें कुछ सप्लाई कर रहे हो, तो अगर फिर भी आप कंपोजिशन स्कीम में आना चाहते हो, तो आप लोग का जो लिमिट है वो 75 लाख है. क्लियर एवरीवन? याद है ना ये सब? Yes, ma'am. ओके. फिर कंपोजिशन स्कीम वाले टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते हैं, कंपल्सरी वो लोग को बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है. फिर सप्लायर जो, अगर वो लोग को मेंशन करना पड़ेगा वर्ड बिल पे, बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर वर्ड मेंशन करना पड़ेगा, दैट इज ये लोग कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है. और फिर मैंने आप लोग को बताया भी था, बिल पे मेंशन करना है, और जहाँ पे आप लोग को बोर्ड वगैरह भी लगाना पड़ेगा, साइन बोर्ड वगैरह लगाना पड़ेगा शॉप पे, आपका जो भी बिजनेस रहेगा वहां पे. फिर हम लोग ने देखा था जैसे कि सप्लायर कैन नॉट चार्ज द टैक्स एंड दे कैन नॉट कलेक्ट, they cannot offer the, they cannot claim ITC also, and supplier cannot be supplying ice cream, pan masala, tobaccos and all. एंड हम लोग ने वो भी देखा था कि अगर कंपोजिशन स्कीम में अगर आपको आना है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपका एक ब्रांच मुंबई में है, एक ब्रांच गुजरात में है, और एक ब्रांच हो सकता है राजस्थान में है जैसे कि, तो ये सिचुएशन में क्या होगा, आपको तीनों बिजनेस के लिए कंपलसरी फिर कंपोजिशन स्कीम में आना पड़ेगा. हो सकता है मुंबई वाला बोल रहा है कि नहीं मेरे को कंपोजिशन स्कीम में जाना है बिकॉज मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है. ये हो सकता है गुजरात में आपका सेल ज्यादा हो, आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ पाते हो, तो फिर वो मुंबई वाला भी कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ पाएगा, क्योंकि सिंगल पेन पे जो रजिस्ट्रेशन हुआ है कंपोजिशन स्कीम के अंदर, वो ऑल ओवर में होना चाहिए. सिंगल पेन में अगर सब बिजनेस आपका कंपोजिशन स्कीम में ही होना चाहिए. वो लास्ट पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया था आपको. Clear everyone this point? Yes. Yes, ma'am. Okay. So यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि एडवांटेज क्या है, दिस कंपोजिशन स्कीम का एडवांटेज.
यहाँ पे अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेते हो तो आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए आपको कोई अकाउंटेंट रखना नहीं पड़ेगा। अगर रिकॉर्ड मेंटेन ही नहीं करना है तो वो आपका वो बच जाएगा, उतना टाइम बच जाएगा, पैसा बच जाएगा। रिकॉर्ड हम लोग को कम रखना है तो ये हमारे लिए फायदा ही है। जीएसटी के हिसाब से सोचोगे तो हम लोग को एवरी मंथ रिटर्न फाइल नहीं करना है, क्वार्टरली फाइल करना है। सो ये भी और फायदा है कि आपका 3 महीने तक आपको 3 महीने बाद आपको फाइल करना है रिटर्न। इसमें कॉम्प्लायंस बहुत कम है, जैसे कि हम लोग को बिल बनाने की जरूरत नहीं है, बिल ऑफ सप्लाई देना है, रिकॉर्ड मेंटेन ज्यादा नहीं करना है, बिकॉज हम लोग को गवर्नमेंट को कुछ रिकॉर्ड देना ही नहीं है। बिकॉज रेगुलर सिस्टम में क्या होता है, आप लोग को गवर्नमेंट को हिसाब देना पड़ता है एवरी चीज का। गवर्नमेंट जो भी पूछेगी आपका सेल कितना है, परचेस कितना है, वो सब चीजें बतानी पड़ेगी। यहाँ पे आपको उतना रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। आप लोग का टैक्स लाइबिलिटी वगैरह जो भी है वो कम आएगा, बिकॉज आपका टैक्स का परसेंटेज जो दिया हुआ है कंपोजिशन स्कीम में वो कम है एज कम्पेयर टू नॉर्मल। क्लियर हुआ यहाँ पे, बिकॉज हमारे लोअर रेट्स है कंपोजिशन स्कीम में, तो ये फायदा ही है। बट जहाँ पे फायदा है वहाँ नुकसान भी होता है। सो ये लिमिटेशंस यहाँ पे आप देख सकते हो। नुकसान क्या है कि आप आउटसाइड स्टेट पे आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, एक ही स्टेट पे आपको बिजनेस करना है। तो आपको एक जितना आप लोग 2 स्टेट में कमा सकते थे उतना अभी आपको एक ही स्टेट में कमाना है, तो आपकी कमाई कम हो गई, आप ऐसा बोल सकते हो। फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पा रहे हो, जीएसटी में जो आईटीसी क्लेम करना है वो आप नहीं कर पा रहे हो। फिर अगर आपने अगर आपने कुछ गुड्स वगैरह परचेस कर रहे हो कंपोजिट डीलर से, तो आपको आईटीसी वगैरह जो है वो नहीं मिलने वाला है नॉर्मली जो है। आईटीसी तो वैसे भी नहीं मिल रहा है हम लोग को, कंपोजिशन डीलर को। हम Mm-hmm. लोग हम लोग टैक्स चालान इशू नहीं कर सकते, हम लोग को कंपलसरी बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है। फिर मैंने आपको बताया ई कॉमर्स वगैरह पे जो साइट पे आप लोग बिजनेस कर रहे हो वो नहीं कर सकते हो। आइसक्रीम, पान Mm-hmm. मसाला, टोबैको आप नहीं कर सकते हो। तो ये सब नुकसान है, क्योंकि उसकी वजह से आपका बिजनेस बढ़ता जो आप लोग नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। तो जीएसटी का रेट्स क्या है कंपोजिशन स्कीम में, अगर आना है तो रेट क्या है कंपोजिशन स्कीम का। मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या परसेंटेज है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए 1% है, सीजीएसटी 0.5, एसजीएसटी 0.5, ये आपको परसेंटेज याद रखना है। रेस्टोरेंट सर्विस के लिए 5% है, सीजीएसटी 2.5%, एसजीएसटी 2.5%। एंड अदर सर्विसेज, रेस्टोरेंट सर्विस को छोड़ के कोई अदर सर्विस है तो यहाँ पे 6% है, 3% सीजीएसटी एंड 3% एसजीएसटी। Mm-hmm. हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम एक बार फिर से वो स्लाइड जरा करना बैक जाके, वो रेस्टोरेंट का वो सब परसेंट एक बस स्क्रीनशॉट निकालना है। हम्म, निकाला मैम, थैंक यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पॉइंट्स है, किसको कंपोजिशन स्कीम में आप कैसे आ सकते हो एंड कौन कौन आ सकता है वो सब यहाँ पे मैंने बता दिया। जैसे कि अगर आप वैट वगैरह में मतलब जीएसटी आने से पहले आप अगर कंपोजिशन स्कीम में थे तो आपको जीएसटी आने के बाद कंपलसरी कंपोजिशन स्कीम में ही जाना पड़ेगा। फिर हम लोग ने वो देखा कि अगर आपको कंपोजिशन स्कीम में आना है तो जीएसटी CPM 02 फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होता है। रजिस्ट्रेशन का फॉर्म नंबर है ये जो फिल होता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने बता दिया था, अगर आप लोग पहले से कंपोजिशन स्कीम में हो तो आप लोग आ सकते हो। आप लोग आपकी इच्छा से भी आ सकते हो, अगर आपको यहाँ पे आना है। अब पहले तो थे ही आप वैट में कंपोजिशन स्कीम में, या फिर आप पहले कंपोजिशन स्कीम में नहीं थे, अभी आप आना चाहते हो जीएसटी आने के बाद, यू कैन जीएसटी CMP 02 फॉर्म भरने का कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हो। बट उसका रूल पता होना चाहिए बस। फिर अगर आपको आपके कंपोजिशन स्कीम में आ गए, अभी विड्रॉवल करना है आपको, अभी नहीं चाहिए ये स्कीम, नॉर्मल स्कीम में आप वापस जाना चाहते हो, जैसे कि आपने कोई रूल वगैरह तोड़ा, ये 4 रूल है, अगर ये सब तोड़ लेते हो आप, जैसे कंपोजिशन स्कीम में आने का क्या रूल है, लेस देन 1.5 करोड़ होना चाहिए, लेकिन आपका क्रॉस हो गया, सेल टर्नओवर आपका ज्यादा हो गया, 2.2 करोड़ हो गया, या फिर समझो या 1.6 करोड़ हो गया, मतलब ज्यादा हो गया। तो ज्यादा हो गया मतलब आप लिमिट क्रॉस कर रहे हो, तो आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं रह सकते हो, आपको कंपलसरी रेगुलर में जाना पड़ेगा, तो आपको विड्रॉ करना पड़ेगा ये स्कीम। फिर अगर आप या फिर गुड्स एग्जेम्प्टेड गुड्स बेचते हो जो हम लोग के इसमें अलाउ नहीं है, तो आपको वापस से कंपलसरी इसमें जाना पड़ेगा। या तो पता चला आपने ई कॉमर्स में भी चालू कर दिया आपका बिजनेस, तो भी आपको विड्रॉ करना पड़ेगा कंपोजिशन स्कीम से, क्योंकि सब ई कॉमर्स वगैरह अलाउ ही नहीं है यहाँ पे, इंटर स्टेट अलाउ नहीं है। जैसे कि आपने दूसरे स्टेट में सामान बेचना स्टार्ट कर दिया
आपको कंपलसरी विड्रॉ करना पड़ेगा कंपोजिशन स्कीम एंड हैज टू फाइल रेगुलर स्कीम पे। ठीक है, आप लोग अपनी इच्छा से भी Yes. लाइक ये अगर आप लोग ने ये 4 पॉइंट अगर लाइक क्या बोलते हैं रूल नहीं भी तोड़ा अगर, तो आप लोग खुद की इच्छा से भी आप फाइनेंशियल ईयर छोड़ के जा सकते हो। फाइनेंशियल ईयर में खुद से फॉर्म भरने का, एक जीएसटी सीएमपी 04 है, वो फॉर्म भरने का, कंपोजिशन स्कीम से विड्रॉ करने का फॉर्म है वो फॉर्म। सीएमपी 02 जो है वो आने का फॉर्म है, 04 है वो जाने का फॉर्म है, मतलब आप यहाँ से कंपोजिशन स्कीम छोड़ के जा सकते हो। तो ये फॉर्म था, आपके हिसाब से आप जा सकते हो, आ सकते हो। सो नेक्स्ट हम लोग ने कॉम्प्लायंसेस देखे थे जीएसटी के। ये सब मैंने आपको बताया था कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको बिजनेस में बोर्ड लगाना पड़ेगा, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, होर्डिंग देख सब। आपने कभी देखा है अभी तक कोई भी शॉप पे ऐसा लिखा No, हुआ? ma'am. अभी तक नहीं? Ma'am. अच्छा, नहीं मैंने देखा है 2-3 जगह पे, वैसे ज्यादा तो गई नहीं हूँ मैं भी किधर, बट मैंने 2-3 जगह पे देखा है हमारे इधर। वहाँ पे वो लोग ने लिखा है कि वो लोग कंपोजिट डीलर है करके। कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन नहीं लिखा होगा तो कंपोजिट डीलर लिखा होगा, तो कंपोजिशन डीलर वो लोग वही होते हैं। और वो लोग फिर बिल ऑफ सप्लाई आपको इशू करेंगे। वो लोग आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, चार्ज नहीं कर सकते कस्टमर से। फिर मतलब एक वो बोर्ड क्यों लगाना होता है, तो इससे कस्टमर को भी आइडिया आ जाएगा ना, यार ये पर्सन हम लोग से टैक्स नहीं लेने वाला है। फॉर एग्जाम्पल से अगर मैं कंज्यूमर हूँ, अगर उसके शॉप पे अगर बोर्ड नहीं लगाया है कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, अगर उसने नहीं लगाया रहेगा तो मुझे पता नहीं चलेगा ये कंपोजिशन में है, क्योंकि मुझे पता है ना कंपोजिशन वाले टैक्स नहीं चार्ज करते। अगर मैंने उसका बोर्ड नहीं भी देखा और उसने मेरे से गलती से टैक्स चार्ज कर लिया, तो मैं कहाँ जाके क्रॉस चेक करने वाली हूँ कि ये कौन सा डीलर है और गवर्नमेंट को टैक्स पे भी कर रहा है या नहीं। मैं क्रॉस नहीं चेक कर रही हूँ ना, तो इसके लिए क्रॉस चेक करना जरूरी है। नहीं तो नॉर्मली आप कंपोजिशन नहीं हो ना, तो भी आप नॉर्मल जीएसटी ले रहे हो ना, तो जीएसटी नंबर होगा आपके पास, शॉप के ऊपर लिखा ही होगा, नॉर्मल डीलर समझ के चलने का। फिर जीएसटी नंबर है मतलब वो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा आपको और फिर टैक्स लगाएगा, तो आपको आइडिया आ जाएगा एकदम। फिर यहाँ पे कैसा है, क्वार्टरली फाइलिंग रिटर्न है, मंथली आपको चार्ज नहीं करना है, मंथली रिटर्न फाइल नहीं करना है, क्वार्टरली करना है। क्वार्टरली भी कैसा करना है, आपका जो भी टर्नओवर रहेगा उसका परसेंटेज तो आपको मालूम ही है। जैसे भी परसेंटेज क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का परसेंटेज क्या है, 1% है। 5 सी 0.5. हाँ, 0.5 सी जीएसटी, 0.5 एस जीएसटी। तो मैन्युफैक्चरिंग हो, जैसे आपको मालूम है आपका मैन्युफैक्चरिंग है, तो आप क्या करोगे, आपके बिजनेस का जो भी टर्नओवर हुआ है उसके ऊपर आप खुद ही कैलकुलेट करके पे कर देने का, दैट्स इट। इसमें ज्यादा मगजमारी नहीं है, टर्नओवर पे ही आपको पे करना है। बाकी सब में आपको चेक करना पड़ेगा कि सेल कितना है, परचेस कितना है, सेल पे कितना पे किया, परचेस पे कितना पे किया, या सेल्स पे कितना कलेक्ट किया, कितना बचा, कितना एक्सेस पे किया, कितना कम पे किया, वो सब आपको नॉर्मल में सोचना है। कंपोजिशन स्कीम में कुछ भी नहीं है। आपको कंपोजिशन स्कीम में रहेगा तो क्या करना है, आपका जो भी टर्नओवर है उसके ऊपर कैलकुलेट करो, क्योंकि इसमें आपको आईटीसी तो मिलने वाला ही नहीं है ना, कैन नॉट क्लेम आईटीसी। मतलब आईटीसी Yes. टैक्स क्रेडिट जो आपने परचेस करने के टाइम पे किया होगा, वो आपको हम लोग सेल्स में से माइनस करने थोड़ी दे रहे हैं। क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन में क्या होगा, आपने जो सेल किया है, सेल करने के टाइम पे आपको जो कलेक्ट करना है ना कस्टमर से टैक्स, वो आप इसमें नहीं कर सकते हो। नॉर्मल सिचुएशन में आप कर सकते हो। सो परचेस करने के टाइम पे आपने जो पे किया रहेगा वो माइनस भी कर सकते हो फिर आप नॉर्मल सिचुएशन में। इसमें आप तो ना कलेक्ट कर सकते हो और ना ही आप माइनस कर सकते हो, मतलब ये दोनों काम तो आपका बचा हुआ ही है। तो आपको इंश्योर करना क्या है, आपका टर्नओवर देखो, टर्नओवर कितना है, उसमें से आप मैन्युफैक्चरिंग है तो 1%, 0.5 चला जाएगा। रेस्टोरेंट सर्विस है तो 2.5 चला जाएगा। अदर कुछ सर्विस प्रोवाइडर हो तो आपने जितने रुपए का सर्विस प्रोवाइड किया है उसने का गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दो, 3% सीजीएसटी को जाएगा, 3% एसजीएसटी को जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट सबको? Yes. ओके, यहाँ पे आपको पता है कि क्वार्टरली 18 को आपको पे करना होता है, क्वार्टरली के बाद नेक्स्ट से अप्रैल, मई और जून, सो 18 जुलाई को आपको कंपोजिशन स्कीम पे करना पड़ेगा। हम लोग ने रिवर्स चार्ज देखा है, थोड़ा सा हम लोग ने रिवर्स चार्ज का मीनिंग देखा था कि रिवर्स चार्ज क्या होता है। अगर आप नॉर्मल सिचुएशन की बात करोगे तो अगर फॉर एग्जांपल से अगर मैं कोई शॉप पे गई सामान खरीदने के लिए, तो मैंने उसको, अगर मैंने 1000 रुपए का सामान खरीदा, तो नॉर्मल सिचुएशन में क्या होगा, मैं उसको 1000 रुपए दूंगी, फिर 1000 रुपए के साथ वो और क्या होगा, वो मुझे टैक्स का इनवॉइस लगा के भी मुझे देगा वो साथ में। फॉर एग्जाम्पल से अगर मैंने 1000 रुपए का सामान बेचा तो वो मुझे 100 रुपीज और ऐड करके दे रहा है, सो 1100 रुपीज मुझे उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अभी फिर सप्लायर क्या करेगा, 100 रुपीज जो उसने मुझसे कलेक्ट किया है वो गवर्नमेंट को जाके डिपॉजिट करेगा।
बट इन रिवर्स चार्ज थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे आप क्या करोगे, जब आप किसी को सप्लायर आपको मतलब इनवॉइस देगा, वो इनवॉइस में क्या होगा, जीएसटी का अमाउंट नहीं होगा, क्योंकि वो आपको जीएसटी का पेमेंट आपको रिसीवर देने वाला ही नहीं है पहली बार। तो इसमें सिचुएशन में क्या होगा, रिसीवर जो सामान खरीदने गया है, मतलब मैं शॉप पे जा रही हूँ अगर सामान खरीदने, तो मैंने जितने का सामान खरीदा है मैं उतने ही इसको पैसे दूंगी। बाकी का जो भी गवर्नमेंट को मुझे पे करना है वो मैं खुद जाके पे करूंगी। मतलब रिवर्स चार्ज में क्या होगा, रिवर्स हो गया, जो सप्लायर पे कर रहा था जीएसटी, अभी रिवर्स चार्ज में रिसीवर जाके पे करेगा, या रिसिपिएंट जाके गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा बिहाफ ऑफ सप्लायर। ये क्लियर हो गया। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा है कि नॉर्मली सिचुएशन में सप्लायर पे करता है जीएसटी, बट इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज यहाँ पे रिसीवर बिकम लायबल टू पे जीएसटी। नॉर्मली अगर आप देखोगे ना, तो जीएसटी का जो अमाउंट है वो जा तो रिसीवर के जेब से ही रहा है, लेकिन जो पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके ऊपर आ गई अभी रिवर्स चार्ज में, रिसिपिएंट के ऊपर आ गई। नॉर्मली जो होता है वो सप्लायर के ऊपर होता है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? ओके, सो यहाँ पे मैंने डिफरेंस बताया आप लोग को, आप चेक कर सकते हो कि नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या हो रहा है। नॉर्मल चार्ज में क्या होगा, सप्लायर आपको बिल बना के देगा, पेमेंट देना है आपको, बट पेमेंट दोगे तो आपको विद जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा। फिर जो भी आपने जीएसटी का अमाउंट सप्लायर को दिया है वो गवर्नमेंट को जाके डिपॉजिट कर देंगे। ओके, फिर नेक्स्ट में क्या होगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सप्लायर आपको बिल तो देगा, लेकिन वो विदाउट जीएसटी का बिल देगा आपको, आपको विदाउट जीएसटी पेमेंट करना है। फिर आप क्या करोगे, जीएसटी का जो भी अमाउंट है वो आप गवर्नमेंट को जाके पे करोगे बिहाफ ऑफ सप्लायर। ये रिवर्स चार्ज में होता है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। क्लियर हो गया ये पॉइंट सबको? हाँ मैम। ओके, सो व्हेन इज रिवर्स चार्ज इज एप्लीकेबल एंड पीपल लाइबल टू पे जीएसटी? किसको लाइबल है, सप्लायर और रिसिपिएंट। अभी इसमें से किसको लाइबल है, जीएसटी। रिवर्स चार्ज जो है वो रिसिपिएंट को लाइबल है। जैसे मैंने अभी जो तो स्टोरी बताया अभी मैंने, जो कि मैं सामान खरीदने जा रही हूँ तो मैं सिर्फ उसको सामान का पैसा दूंगी, बाकी का मैं जीएसटी गवर्नमेंट को जाके पे करूंगी। तो अभी आप, हाँ रिसिपिएंट। अभी यहाँ पे 3 सिचुएशन है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 एंड सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 जो है अभी उसमें क्या होगा, गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक गुड्स और लिस्ट बनाया हुआ है, गुड्स के लिए और सर्विस के लिए, दोनों के लिए एक लिस्ट बनाया हुआ है, जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में आ रहा है। वो लिस्ट हम लोग देखेंगे कि कौन सा आ रहा है। मतलब वो कंपलसरी रिवर्स चार्ज पे ही जाएगा। मतलब अगर आप उसमें से, वो लिस्ट में से अगर आप कुछ प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, मतलब जो भी होगा, सर्विस ले रहे हो या गुड्स ले रहे हो, मतलब वो आपको रिवर्स चार्ज में होगा। फिर सेक्शन 9(4), अभी ये 9(4) क्या है, फॉर एग्जाम्पल से मैं रजिस्टर्ड डीलर हूँ और मैंने सामान जो खरीदा वो अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीदा, तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, सामने वाला तो अनरजिस्टर्ड है तो वो मुझे आगे टैक्स नहीं पे करेगा, लेकिन आप तो रजिस्टर हो ना, आप तो मुझे टैक्स पे कर सकते हो। सो ये सिचुएशन में क्या होगा, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा एंड यू आर द रिसिपिएंट। बस सप्लाई किसने किया है, अनरजिस्टर्ड डीलर ने किया है एंड आप रजिस्टर हो। सप्लाई फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है मेरा लिखने में। यहाँ पे मैंने लिखा है अनरजिस्टर्ड, यहाँ पे रिसिपिएंट रजिस्टर रहेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर लेना। जैसे कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 क्या बोल रहा है कि अगर आप अनरजिस्टर्ड डीलर से सामान खरीदते हो और आप रजिस्टर हो तो कंपलसरी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा एज ए यू आर अ रिसिपिएंट। क्लियर हो गया ये? फिर सेक्शन 9 क्या बोल रहा है, सबसेक्शन 5, अगर आप सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो, वो भी ई कॉमर्स से कर रहे हो, मतलब ई कॉमर्स इज लाइक जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो होता है, तो जिसने सर्विस रिसीव किया होगा वो टैक्स पे करेगा। ओके, बिकॉज हम लोग कस्टमर को कहाँ ढूंढेंगे अभी यहाँ पे, एक नॉर्मली जिसने सर्विस रिसीव किया है वो यहाँ पे जाके पे करेगा, क्योंकि सप्लायर को नहीं ढूंढ सकते हम लोग यहाँ ये सिचुएशन में। रिवर्स चार्ज लाने का ना एक ही लॉजिक है कि हम लोग सप्लायर को यहाँ पे ढूंढ नहीं सकते, या तो हम लोग को उसके ऊपर भरोसा नहीं है, ऐसा भी आप पॉइंट बोल सकते हो, लेकिन नॉर्मली अगर आप देखोगे ना तो गवर्नमेंट बोलती है कि हम लोग सप्लायर को ढूंढ नहीं सकते ये सिचुएशन में,
लेकिन सर्विस वाला तो रजिस्टर है तो उसको ढूंढ सकेंगे ना हम लोग। अगर आप सेक्शन 9(4) की बात करो अगर, सो रजिस्टर सप्लायर है, तो अगर वो बंदा रजिस्टर नहीं है तो ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि इम्पॉसिबल है, हाँ? मैं इम्पॉसिबल नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ कि गवर्नमेंट जल्दी नहीं ढूंढ पाएगी, टाइम लगेगा लेकिन ढूंढेगी, वो बात की बात है, लेकिन उतना टाइम ही नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि हम लोग अनरजिस्टर को क्यों ढूंढे, जब रजिस्टर बंदा है मुझे इजीली मिल जाएगा, पेन नंबर डालते ही मिल जाएगा मुझे, उसका डिटेल पूरा आ जाएगा, तो मैं रजिस्टर के पास ही जाऊँ ना मांगने के लिए, अनरजिस्टर को कहाँ ढूंढूं मैं, क्योंकि मार्केट में कितने लोग रहेंगे, इसके लिए ये पॉइंट लाया, इसके लिए ये पॉइंट को भी रिवर्स चार्ज के अंदर डाला। सप्लाई ऑफ सर्विस बाय ई कॉमर्स, अभी ई कॉमर्स वाले को हम लोग कहाँ ढूंढेंगे बताओ। अभी आपने परचेस किया है ऑनलाइन तो आपका एड्रेस वगैरह गया रहेगा ना वहाँ पे, तो हम लोग आपको तो पकड़ सकते हैं अगर आपने नहीं दिया तो। सर्विस वाले को कहाँ ढूंढेंगे, उसका कुछ अता पता नहीं है हमको, प्रोबेबली ऐसा सिचुएशन आता है, ये सब सोच के वो लोग ने ये सब चीजें रिवर्स चार्ज में डाली है कि हम उनको नहीं पकड़ सकते तो हम आपको तो इजीली पकड़ सकते हैं ना, तो हम आपको पकड़ेंगे। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो जरा हम लोग एक Yes. सेक्शन देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, पहले ये देख, इसका थियोरी देख लेते हैं। सप्लाई फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड डीलर टू रजिस्टर्ड डीलर, या फिर सप्लाई थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज स्पेसिफाइड सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। यस, तो फर्स्ट चीज मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी रजिस्टर, यहाँ पे मैंने बराबर लिखा है देख लेना, अगर कोई भी पर्सन रजिस्टर है और अगर वो अनरजिस्टर से परचेस करता है तो यहाँ पे आपको खुद से सेल्फ इनवॉइसिंग करना पड़ेगा। यू हैव टू मेड अ सेल्फ इनवॉइसिंग। यहाँ पे क्या होता है सेल्फ इनवॉइसिंग, मतलब खुद ही एक बिल बनाने का, सामने वाले से तो बिल आ ही रहा है लेकिन वो जो बिल आएगा वो आपको जीएसटी का बिल थोड़ी देगा क्योंकि वो अनरजिस्टर है ना। तो यहाँ पे आप रजिस्टर हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेल्फ इनवॉइसिंग करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि मैंने ये रुपए का इतने इधर से आइटम खरीदा है, इतने ऊपर इतना जीएसटी लग रहा है और मैं खुद पे कर रहा हूँ, और वहाँ पे बिल पे रिवर्स चार्ज भी एप्लीकेबल लिखने का। जैसे कंपोजिशन स्कीम में क्या होता है, हम लोग लिखते हैं बिल में कि हम लोग कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है, वैसे ही जीएसटी जब आप खुद से सेल्फ इनवॉइसिंग करोगे तो यहाँ पे हम लोग को रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है ऐसा लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया है पॉइंट? वो शॉप वाला भी अनरजिस्टर्ड डीलर है ना तो लिख के ही देगा आपको कि आरसीएम एप्लीकेबल है करके, अगर समटाइम्स ऐसा रहा तो। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, हाँ मतलब अनरजिस्टर्ड डीलर से सामान खरीद रहे हो या फिर मतलब तो भी अगर वहाँ पे इंटर स्टेट हुआ तो आईजीएसटी लगेगा और इंट्रा स्टेट हुआ तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। ये तो नॉर्मल पॉइंट था फिर भी लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर सर्विस थ्रू ई कॉमर्स, जैसे मैंने आपको बताया ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर आपको सप्लाई दे रहा है तो रिवर्स चार्ज लगेगा, जैसे आप लोगों को लाइबल होगा फिर जीएसटी पे करने के लिए हम लोग ले रहे हैं। तो सी हम लोग नॉर्मली क्या होता है बिल बना के आता है ना तो हम लोग को पे करना पड़ता है जीएसटी गवर्नमेंट को, बिकॉज ई कॉमर्स वगैरह यहाँ पे लोगों ने रिवर्स चार्ज में डाला है। ओके बट मैम सबको रजिस्टर करना ही पड़ेगा ना, अगर वो सप्लाई कर रहे हैं तो सबको रजिस्टर करना कंपलसरी है ना? यस, जरूरी नहीं है, मतलब आपके ऊपर है। अगर आपका टर्नओवर अगर आपका टर्नओवर नहीं हुआ क्रॉस तो, जैसे कि फॉर एग्जांपल से मैं बिजनेस कर रही हूँ तो अभी मैं रजिस्टर करूँ क्या जीएसटी में, मैंने अभी आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं बताया अभी तक एक भी आपको, मैंने अभी तक कंपोजिशन का रजिस्ट्रेशन बताया। कंपोजिशन के रजिस्टर के लिए आपको क्या है 1.5 लाख करोड़ के अंदर होना चाहिए, तो आपको आइडिया आ गया। हाँ हाँ बट लेकिन मैं आपको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन का अभी तक नहीं बताया है मैंने, मैं बताऊंगी थोड़े टाइम के बाद, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप समझो फॉर एग्जांपल से अगर मेरा बिजनेस है तो मैं खुद सोच रही हूँ कि मैं जीएसटी मतलब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराऊँ या नहीं कराऊँ, तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो टर्नओवर के ऊपर डिपेंड करेगा। आपके बिजनेस का जो टर्नओवर है यहाँ पे गवर्नमेंट ने सर्टेन परसेंटेज दिया हुआ या अमाउंट दिया हुआ, वो अगर क्रॉस करते हो तो आपको जीएसटी में एप्लीकेबल है। जैसे कि बता ही देती हूँ मैं अभी, बाद में देखेंगे हम लोग। जैसे कि अगर आप गुड्स वगैरह सेल कर रहे हो, सर्विस नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ गुड्स सेल कर रहे हो, तो हम लोग को 40 लाख का टर्नओवर है, 40 लाख क्रॉस हुआ जीएसटी में रजिस्टर कराओ। पहले इट वाज 20 लाख, इंक्रीज टू 40 लाख। 40 लाख अगर गुड्स के लिए 40 लाख है, अगर वो क्रॉस होता है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना है। सर्विस के लिए अभी भी 20 लाख की है, क्योंकि पहले क्या था गुड्स एंड सर्विस दोनों के लिए 20 लाख था। अगर 20 लाख क्रॉस हुआ अब रजिस्टर कराओ। अभी गवर्नमेंट ने चेंज किया, गुड्स के लिए 40 है, सर्विस के लिए अभी भी 20 ही है। 20 लाख क्रॉस होगा सर्विस के लिए तो आप रजिस्टर कराओ, नहीं तो कराने की जरूरत नहीं है। ये नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है।
कभी कराना है, इसका पीरियड क्या है, वो सब हम लोग देखेंगे, अभी फिलहाल नहीं देख रहे, ठीक है। ओके मैम। फिलहाल हम लोग सिर्फ यही देख रहे हैं कि अगर समटाइम अभी यहाँ पे मैंने लिखा है फर्स्ट पॉइंट में कि रजिस्टर्ड डीलर ने, सॉरी अनरजिस्टर्ड डीलर ने रजिस्टर्ड डीलर को सामान बेचा, तो वो आरसीएम में जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि रजिस्टर्ड डीलर ने अनरजिस्टर्ड डीलर को सामान बेचा हो, तो मतलब फॉर एग्जांपल से अगर आप कोई सामान खरीदने के लिए गए, वो शॉप वाला रजिस्टर नहीं है जीएसटी में, ठीक है, और आप खरीदने के लिए गए, आप भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं हो, तो ये सिचुएशन में क्या होगा, गवर्नमेंट का नुकसान नहीं होगा। होगा। तो अभी ऐसा अगर गवर्नमेंट ने अगर ये एप्लीकेबल कर दिया होता कि हाँ भाई सामने वाला भी अनरजिस्टर है, तुम भी अनरजिस्टर हो, तो सब लोग तो यही बताएंगे, फिर रजिस्टर कौन करेगा खुद को, जीएसटी नहीं लग रहा रहता, अगर ऐसा होता तो लफड़ा हो जाता। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, ठीक है सप्लायर रजिस्टर नहीं है ना, तुम सामान खरीद रहे हो, तुम खुद को रजिस्टर कराओ पहले, फिर टैक्स पे करो, मतलब इन शॉर्ट आरसीएम हो जाएगा वो। यूआरडी टू यूआरडी है तो खुद से रजिस्टर कराने का और फिर टैक्स पे करने का। क्लियर हो गया? यस। ओके, सो यहाँ पे हम लोग सी देख लेते हैं, सी वाला पार्ट, सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज स्पेसिफाई बाय सेंट्रल बोर्ड। जो लोग ने सेंट्रल बोर्ड ने एक लिस्ट दिया है, गुड्स का अलग से लिस्ट है, सर्विस का अलग से लिस्ट है, मतलब कौन कवर होता है आरसीएम में, वो वहां पे वो लोग ने बताया हुआ है। हम लोग लिस्ट देख लेते हैं एक बार। सो फर्स्ट इज लिस्ट ऑफ गुड्स स्पेसिफाई अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3। ये गुड्स का लिस्ट है, अगर आप इसमें से कुछ भी परचेस कर रहे हो आपको आरसीएम लगेगा। फर्स्ट, केशू नट्स नॉट शिल्ड और पिल्ड, नॉट शिल्ड और पिल्ड, पिल्ड ऑफ बोलते ना वो नॉर्मली। सी हम लोग को ये जो लेना है, मतलब जैसे कि एग्रीकल्चर हो गए, तो केशू नट्स वगैरह लेना, आपको काजू वगैरह जो लेना है वो एग्रीकल्चर में आ जाता है एक्चुअली। लेकिन आप ऐसा काजू खरीद रहे हो जिसका वो ऊपर का जो पील ऑफ रहता, जो छिलका रहता ना, वो नहीं निकला हुआ रहेगा, तब तक की बात चल रही है, नहीं निकला रहेगा छिलका। अगर रहेगा, आप ऐसा छिलके वाला काजू खरीद रहे हो अगर इन शॉर्ट आप, तो वो आरसीएम के अंदर आएगा। लेकिन विदाउट छिलके वाला काजू खरीदे तो नॉर्मल सेल में जाएगा, वो सप्लायर आपका पे करेगा। इसके लिए यहाँ पे मैंने लिखा है नॉट पिल्ड ऑफ, छिलका नहीं उतरना चाहिए, अगर उतर गया तो वो आपका आरसीएम में नहीं रहेगा। क्लियर हो गया ये? मतलब अगर आप काजू वगैरह खरीदने जा रहे हो तो आरसीएम में आएगा छिलके वाला काजू। फिर यहाँ पे मैंने लिखा है देखो, टेंडू लीव्स, टेंडू लीव्स लाइक वो बीड़ी का जो रैपर्स लीव्स होता है ना, मतलब जो बीड़ी बनता है जिससे, अगर आप वो पत्ते खरीदने जा रहे हो, बीड़ी बनाने का जो पत्ता वगैरह खरीदने जा रहे हो, वो भी आरसीएम में आता है। टबैको लीव्स, मतलब टबैको तंबाकू वगैरह बनाने के लिए भी जो पत्ते लगते हैं, वो सब वगैरह अगर आप ले रहे हो तो सब आरसीएम लगेगा, आपको खरीदने के टाइम पे आपको पे करना पड़ेगा। फिर सिल्क यार्न, सिल्क के मटेरियल्स कुछ खरीद रहे हो, या रॉ कॉटन कुछ खरीद रहे हो आप लोग, सो वो सब क्या होगा, आरसीएम में जाएगा। उसके बाद अगर आपने लॉटरी वगैरह बेचा, सप्लाई ऑफ लॉटरी, सो वो सब किधर आएगा, आरसीएम में जाएगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट? फिर लास्ट इज इंपोर्ट ऑफ गुड्स। से हम लोग का ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है इंपोर्ट्स के ऊपर। तो अगर मैं बाहर से सामान मंगा रही हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल से मैं मुंबई में, मतलब इंडिया में हूँ, मैंने इंपोर्ट किया अमेरिका से, जैसे मुझे वहाँ पे मालूम है कि वहाँ पे शूज़ है ना बहुत अच्छे मिलते हैं, तो मैंने वहाँ से इंपोर्ट किया। जब मैं गुड्स वहाँ से इंपोर्ट कर रही हूँ तो ये आरसीएम लगेगा, क्योंकि सप्लायर कहाँ पे है आपका, अमेरिका में, और अमेरिका में जीएसटी नहीं है, तो वो सप्लायर पे ही नहीं करेगा, तो यहाँ पे इंडिया का नुकसान हो जाएगा ना। गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि अगर आपने अमेरिका से शूज नहीं खरीदे होते या गुड्स नहीं खरीदा होता तो आप इंडिया से खरीदते, इंडिया का सप्लायर तो रजिस्टर होता, वो रजिस्टर होता तो हमको टैक्स आपसे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बट इन द केस आप लोग बाहर कंट्री से सामान खरीद रहे हो, दैट मीन्स इट्स कॉल्ड इम्पोर्ट, और इम्पोर्ट पे हम लोग आपसे टैक्स लगाएंगे। इम्पोर्ट को हम लोग इंटर स्टेट समझते हैं। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो इंटर स्टेट तो वैसे भी आईजीएसटी लगता है ना, तो यहाँ पे इंटर स्टेट उसको एप्लीकेबल होगा। जैसे कि बाहर गाँव की, मतलब जो अगर आपकी कंट्री जो चेंज किया आपने, इन शॉर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर हो रहा है तो आईजीएसटी आपको लगेगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट? लेकिन आपको पे करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज पे, क्योंकि सामने वाला तो रजिस्टर ही नहीं है ना, या फिर रजिस्टर होगा तो भी
वहां की कंट्री ले रही है कि नहीं पता नहीं, हम लोग को इंडिया में नुकसान नहीं होना चाहिए, हम लोग को इंडिया का देखना है मेन, इंडिया की गवर्नमेंट बोल रही है। तो यहाँ पे ये 6 है, वैसे एक्चुअली 7 है, बट यहाँ पे फिल नहीं हो पा रहा था करके मैंने सिल्क यार्न एंड रॉ कॉटन को एक साथ लिखा है। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो 7 लिस्ट है गुड्स के, केशू नट्स, बीडी रैपर, टबैको लीव्स, सिल्क यार्न, रॉ कॉटन, सप्लाई ऑफ लॉटरी एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इसमें से मेन जो है ज्यादा जो मार्केट में है वो इंपोर्ट ऑफ गुड्स की बात चल रही है, इसके लिए उसको मैंने रेड रखा है, बाकी सबको तो ऐसे ही डाल दिया। क्लियर हुआ ये आपको? मतलब मार्केट में जो आरसीएम का जो मेन है वो इंपोर्ट ज्यादा करते हैं लोग एक्चुअली। हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम इसके पहले का जो स्लाइड है ना वो एक बार ये करना। दिस वन। हाँ मैम हुआ, हो गया मैम। नेक्स्ट इज ये आप लोग का ये सप्लाई का चार्ट है, ये आपको याद होना चाहिए, ये सब आरसीएम के लिस्ट में आ रहा है, बिकॉज आपको वो लोग सम में क्या होगा, अगर इन शॉर्ट सम की बात करो या फिर ये लोग इंटरव्यू में पूछते हैं कि अगर मैं मार्केट में टबैको लीव्स खरीदने के लिए अगर जाऊँ तो इसके ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, अगर लगेगा तो कौन से बेसिस पे लगेगा, तो आपको बोलना है ये आरसीएम पे जाएगा। आपको ये लिस्ट याद रखना है, ये 7 लिस्ट है जो आपको याद रखनी है। केशू नट्स, बीडी रैपर लीव्स बोल सकते हो आप, टेंडू लीव्स बोल सकते हो एक्चुअली, यहाँ पे मैंने बीडी उसका मीनिंग ही आपको बता दिया, नॉर्मली इसको टेंडू लीव्स बोलते हैं, तो आप उसको केशू नट्स बोलो, टेंडू लीव्स बोलो, टबैको लीव्स, सिल्क यार्न, रॉ कॉटन एंड सप्लाई ऑफ लॉटरी एंड लास्ट वन इज इंपोर्ट ऑफ गुड्स। क्लियर हो गया ये पॉइंट? ये लिस्ट याद रहेगा? हाँ मैम। ओके, जैसे लिस्ट ऑफ गुड्स था वैसे लिस्ट ऑफ सर्विस भी है, ये सर्विस का लिस्ट है, लिस्ट ऑफ सर्विस स्पेसिफाई अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3। फर्स्ट इज जीटीए सर्विस। जीटीए फुल फॉर्म, वो जीटीए गेम नहीं है, जीटीए सर्विस बोला है, यस, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, इसका मीनिंग देखेंगे। फिर लीगल सर्विस बाय एडवोकेट, अगर एडवोकेट ने आपको लीगल सर्विस दिया तो आरसीएम में जाएगा, आपको खुद से गवर्नमेंट को जाके पे करना पड़ेगा। ये लीगल सर्विस को यहाँ पे क्यों रखा है आरसीएम में? बिकॉज वो नेगेटिव लिस्ट में है ना सप्लाई के। अरे वो लीगल सर्विस कोर्ट, मैं कोर्ट की बात कर रही हूँ यहाँ पे, वो नेगेटिव लिस्ट में क्या रखा है, कोर्ट ने अगर सर्विस दिया ना तो जीएसटी नहीं लगेगा। ये एडवोकेट है, ये कोर्ट का अलग, ये अलग हो जाता है, ये मेन हायर सी लॉयर और एडवोकेट में डिफरेंस है। ये जो एडवोकेट है ना वो लॉयर से लाइक हायर पे है, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर ये लोग सर्विस दे रहे हैं ना तो ये लोग खुद टैक्स नहीं पे करेंगे, आप लोग को जाके गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। एक तो ये लोग ही खुद गवर्नमेंट के बंदे लोग रहते हैं नॉर्मली सिचुएशन में, अगर आप देख रहे हो तो आपको जाके पे करना पड़ेगा। फिर सर्विस गिवन बाय अ पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, लाइक अगर आप बोल सकते हो कि अगर ऐसे कोई पर्सन ने सप्लाई किया, जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था, सामने अगर जैसे कि आप लोग इन शॉर्ट बोल सकते हो, जैसे सामने सर्विस जो आप दे रहे हो जहाँ पे टैक्स नहीं लग रहा है, आप ऐसी जगह पे बैठ के कुछ सर्विस कर रहे हो तो इसमें भी आरसीएम लगेगा। जैसे कि गुड्स का कैसे बताया मैंने आपको, इंपोर्ट का, तो सेम ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस बोल सकते हो आप यहाँ पे, वो इंपोर्ट ऑफ गुड्स था ना, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस बोल सकते हो यहाँ पे आपने। जैसे कि सर्विस गिवन बाय सप्लाई, यहाँ पे उल्टा लिखा एक्चुअली, मतलब मैंने तो लॉ वर्ड ही यूज किया यहाँ पे, सर्विस गिवन बाय अ पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल, तो आप यहाँ पे ऐसा लिखा है मैंने कि जो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है और वो सप्लाई दे रहा है, सो वो तो जीएसटी नहीं लेगा ना, क्योंकि वहां पे जीएसटी लग ही नहीं रहा है, तो जीएसटी आपको पे करना है, तो इन शॉर्ट आप रिसीवर हुए ना, तो आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस बोल सकते हो इसको। ओके, सो फोर्थ वन इज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट। से अगर कोई भी कंपनी का डायरेक्टर है, अगर उसको सिटिंग फीस वगैरह मिल रहा है या फिर रेम्यूनरेशन वगैरह आप बोल सकते हो, तो ये सब आरसीएम पे जाएगा, इसको टैक्स वगैरह पे करना पड़ेगा। फिर ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस आप जिसको बोल रहे हो, अगर आपने ऑनलाइन कुछ भी परचेज किया, पता है हम लोग ई बुक वगैरह परचेज करते हैं, कभी किया है? ऑनलाइन बुक पढ़े होंगे आप लोगों ने, लेकिन परचेज नहीं किया होगा, कभी भी बाय नहीं किया रहेगा ना, किया है? नहीं। तो नॉर्मली अगर आप लोग ऑनलाइन बुक्स वगैरह बाय करते हो या फिर ऑनलाइन जो भी चीजें मिल रही है वो अगर कुछ बाय, इन्फॉर्मेशन की बात चल रही है, म्यूजिक हम लोग ले लेते हैं, मूवीज ले लेते हैं, ऐप ले लेते हैं, ऑनलाइन पैसा पे करके लेते हैं ना जो भी चीज,
वो सब यहाँ पे है, वो सब पे रिवर्स चार्ज पे टैक्स लगता है। मतलब आप जब पेमेंट करोगे सामने वाला नहीं पे करेगा, आपको करना पड़ेगा। आपने परचेस किया ना, जैसे कि आपने अगर ऑनलाइन ऐप ले लिया कोई एक, चलो तो ऐप का लोग बोलते हैं ना 129 लग रहा है, प्लस 18% जीएसटी भी लग जाएगा, सर्विस है ना, 18% जीएसटी भी लगाएंगे हम लोग। तो आपको पे करना है, वो रिवर्स चार्ज में ही जाता है, क्योंकि आप पे कर रहे हो, सामने वाला थोड़ी पे करेगा। डन, समझ में आया ये? लास्ट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सी। से अगर यहाँ पे कोई भी ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड है, यहाँ पे रोड की बात चल रही है, बाय रोड पे अगर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन हुआ और पैसेंजर में अगर रेडियो टैक्सी में बैठा है, तो यहाँ पे पैसेंजर को पे करना पड़ेगा। पैसेंजर क्या, जो रेडियो टैक्सी वाले को पे करना पड़ेगा। देखते हैं इसका भी एग्जांपल। पहले हम लोग जीटीए का देख लेते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। फॉर एग्जांपल से यहाँ पे क्या है, एक सप्लायर है और एक रजिस्टर है, सॉरी रिसिपिएंट है। रिसिपिएंट ने ऑर्डर दिया सप्लायर को कि मुझे ये गुड्स चाहिए। सप्लायर रिसिपिएंट को सामान भेजने के लिए एक गाड़ी किया, ट्रक किया बुक। ये जो है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ये एक एजेंसी है जहाँ पे सब लोग के इधर गुड्स पहुंचाती है। तो ये सिचुएशन पे क्या होगा, सप्लायर ने जीटीए वाले को दिया, जीटीए वाला उसको क्या करेगा, यहाँ से गुड्स लेके जाएगा, वो काउंट करेगा प्रॉपर कि सप्लायर की जगह से उसने कितना गुड्स लिया, फिर वो वहां पे लेके जाएगा, रिसिपिएंट के इधर छोड़ेगा कितना गुड्स पहुंचाया मैंने, फिर वो एक कंसाइनमेंट नोट बनाएगा। कि अगर आप, ये सिचुएशन क्यों है यहाँ पे, जीटीए को बीच में क्यों लाया, आप ऐसा बोल सकते हो कि सप्लायर भी अगर इन केस अनरजिस्टर रहा, इन केस अगर मान लो सप्लायर भी अनरजिस्टर है और रिसिपिएंट भी अनरजिस्टर है, तो ये सिचुएशन में क्या होगा, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों अनरजिस्टर है। तो ये सिचुएशन पे जीटीए को बोला गया है कि आप क्या करो, एक काम करो, आप खुद, अगर आप भी रजिस्टर नहीं हो तो खुद को रजिस्टर कराओ पहले। तो जीटीए वाला पे करेगा जाके यहाँ पे, क्योंकि सर्विस कौन दे रहा है यहाँ पे, जीटीए दे रहा है ना। अगर आप नॉर्मली Yes. देखोगे, सप्लायर ने जीटीए को बोला इसके इधर जाके सामान पहुंचा के आ, तो सप्लायर इसको पैसा देगा। सर्विस कौन दे रहा है सप्लायर को, जीटीए दे रहा है। तो यहाँ पे सिचुएशन पे आरसीएम में जीटीए जाके गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। अगर जीटीए रजिस्टर नहीं है तो उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा और उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट क्या बोल रही है, हम लोग सप्लायर को कहाँ ढूंढेंगे, जीटीए तो मेन बड़ी कंपनी है, हम लोग उसको ढूंढ नहीं सकते आराम से। इसके लिए बीच में आरसीएम को लाना पड़ा और ये पॉइंट यहाँ पे डाला गया है। क्लियर हो गया तुम लोग का पॉइंट ये? और Yes. अगर जो भी